खुद को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है और हमेशा यंग कैसे रहा जा सकता है, ये तमाम ख़वातीन और मर्द की ख्वाहिश होती है। अक्सरियत जो है पाकिस्तान की वो इसी कशमकश में होती है। दो चीज़ें वैसे बड़ी ही ज़्यादा तलाश की जाती हैं उसकी कोशिश, एक तो पतला होने के तरीके, दूसरा खूबसूरत होने के लिए रंग गोरा करने के तरीके। रंग गोरा कैसे हो सकता है, इस पर भी बात होगी, किस तरह से स्किन को फ्रेश रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आपका डिपार्टमेंट है तो आप भी आगाज़ कीजिए। टाइट कैसे रख सकते हैं, ये बूटॉक्स, फिलर्स और ये सब जो आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास जाना चाहते हैं तो एक अच्छी राय आपको मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, स्टैटिक फिजिशियन डॉक्टर रुबाब जाफरी। वेलकम टू शो, कैसी हैं आप? मैं ठीक, वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, आपको पैनल हमारा बताऊं, आपको बहुत तारीफ कर रहा था कि इतनी स्किन ग्लो कर रही है। मैंने कहा जाहिर है स्टैटिक फिजिशियन है, पहले डॉक्टर साहब से उनका राज पूछ लें। ग्लो करेगी कैसे, किस तरह से ग्लो करेगी आपकी स्किन? अच्छा, अब जो स्किन ग्लो है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी डाइट क्या है, आपका स्लीप पैटर्न क्या है और आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है। ठीक है। अच्छा, इसमें डॉक्टर का अमल दखल नहीं है, मैं बता रही हूँ उनको कि माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप बता रही हैं कि नींद अच्छी होनी चाहिए, पैटर्न ठीक होना चाहिए, लाइफस्टाइल स्टार्ट्स फ्रॉम होम, घर से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल क्या है और फिर विद एज आप अपने डॉक्टर के साथ जो भी आपको स्किन कंसर्न्स आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो हैं वो चाहती हैं कि उनको हमेशा यंग नज़र आना है, खूबसूरत नज़र आना है। ये मर्द हो या ख़वातीन हो, ये दोनों ही चाहते हैं कि खूबसूरत नज़र आएँ। किस एज में आपके पास पेशेंट्स आते हैं कि उनको फिलर्स करवाने हैं, उनको बूटॉक्स करवाने हैं, स्किन टाइट करवानी है, एक थ्रेड के थ्रू स्किन टाइट की जाती है, अपलिफ्ट की जाती है? किस एज के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और किस एज में ये होना चाहिए? ठीक है, देखिए अंडर 25 एज जब हमारी स्किन यंग होती है, प्लम्प होती है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो फेस कॉम्प्लेक्शन है वो ग्लो कर रहा होता है। एक्ने स्टार्ट हो सकता है जिसका हम अपने डॉक्टर के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 25 एज गुजरती है, हम अपनी मिड 20s या 30s में जाते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी स्किन ना डल होने लग जाती है, उसके अंदर रिंकल्स आने लग जाते हैं। ऐसे क्यों होता है कि जैसे हमारी स्किन में जो प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन में कम हो रहा होता है स्किन की लेयर्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेस से ग्लो ख़त्म हो जाता है। आपको फाइन लाइंस जैसी शिकायत हो सकती है या आपको ऐसा लगता है कि फेस से बिल्कुल ही मॉइस्चर ख़त्म हो गया, ग्लो ख़त्म हो गया। सो वी हैव ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट तो यकीनी तौर पे एक स्टेज आ जाती है जब आपकी रूटीन ख़राब हो, आपकी डाइट बैलेंस ना हो या आप गलत क्रीमें या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। वो क्या लाइफस्टाइल है जिससे ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही पेश ना आए, नेचुरली आप अपने स्किन में ग्लो और उसे चमकदार बना सकें? इस पे हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, हम ऐसे अपने खाना खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स ज़्यादा लें, प्रोटीन्स ज़्यादा, लीन प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें फॉर एग्जांपल हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे खीरा होता है उसको हम अपने आइज़ के नीचे हो गया, एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं जो घर में भी मौजूद होती हैं जिससे हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम सोएं टाइम पे, जो स्मोकिंग है, ड्रग्स, पोल्यूशन है, सनब्लॉक लगाएं, ये चीज़ें जिससे हमें ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप अगर पेशेंट को इस तरह के मशवरे, इस तरह की एडवाइस देंगी तो पेशेंट तो डेफिनेटली नहीं आएगा कि वो घर में ही ट्रीटमेंट अपनी शुरू कर देगा कि हमेशा यंग रहने के लिए घर से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। बट आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप उनकी स्किन को पहले एनालाइज करती हैं, एनालिसिस उसके ऊपर आपका होता है कि ये हो सकता है, या पेशेंट जो आपको आके कहता है कि मुझे ये कर दें, आप वो कर देती हैं, वो उनको ज़रूरत हो या नहीं हो? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इस तरह का मिथ्स भी हैं कि डॉक्टर्स जो है वो खुद ब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये होना है, ये नहीं होना, या पेशेंट खुद से डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्किन कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट हमें खुद ही आके बताएगा ये मैंने कराना है, जो उस पर सूट भी ना कर रहा हो तो उससे भी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट की एज, उसकी विजिबली, उसकी फिजिक और स्किन कंसर्न्स एड्रेस करते हैं। उसकी मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी हम हिस्ट्री लेके फिर उसके जो स्किन कंसर्न्स होते हैं वो हम देख के, पैल्पेट करके स्किन, उसके मुताबिक मार्किंग करके हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कितना कॉस्टली है? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त करवाना चाह रही होंगी, बहुत सारी ऑडियंस इस वक्त हमारी बैठी होगी जो देख रहे होंगे, कितना कॉस्टली होता है ये? इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्किन पे जाए, स्किन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जितनी भी हाई क्वालिटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन हम अपने पेशेंट के मुताबिक और उसके बजट के मुताबिक हम अकोमोडेट कर लेते हैं पेशेंट। डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन और
पोर्स अगर आपके ओपन हो गए हैं, क्योंकि उमूमी तौर पे हम देखते हैं ख़वातीन यहाँ पाकिस्तान में रंग गोरा करने वाली क्रीमों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उससे एक तो सेंसिटिव भी हो जाती है स्किन और उसके नुकसानात साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसे दोबारा से नॉर्मल स्किन बनाने के लिए, बेबी स्किन कैसे बनाया जा सकता सेहतमंद स्किन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, जो हमारे पास ख़वातीन काफ़ी आती हैं ओवर द काउंटर क्रीम्स यूज़ करके, बेसिकली उसके अंदर मरकरी और स्टेरॉइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो अपनी जल्द उनकी पतली हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो ऐसी स्किन को ट्रीट करने के लिए पहले तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको सब्र की तो बहुत ज़रूरत है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी इज़ द की। उसके बाद हमारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल बस माइक्रो नीडलिंग है जो हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, वी हैव एक्सोसोम्स, वी हैव पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे ट्रीटमेंट्स अफोर्डेबल हैं? इट इज़ अफोर्डेबल, हम फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको अकोमोडेट कर देते हैं। हमारे वी आर वर्किंग इन एक्सप्रेशन एस्थेटिक्स लाहौर, जिसमें हम ऐसे पेशेंट्स को केटर करते हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, तो उसको हम एक कस्टमाइज पैकेज बना के उनको देते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा होता है और ज़्यादा उनको यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि ये एक मिनिमम टाइम के लिए होता है, आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, जिस तरह के स्टैटिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, आप फिलर्स करवा रहे हैं, आप बूटॉक्स करवा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आपको दोबारा से वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसा ही है? ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल जो बॉटॉक्स है, जब हम करते हैं मसल्स को रिलैक्स करते हैं फॉर रिंकल्स जो हमारे फोरहेड पे आते हैं, आइज, अब इसका जो लास्टिंग पीरियड होता है वो 6 मंथ्स से 9 मंथ्स या 3 मंथ्स डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो स्किन है वो किस तरह रिस्पॉन्स करती है। इसी तरह फिलर्स हैं, वो भी 1 ईयर, अगर आप उससे रेडियस पे जाओ, रेडियस भी एक फिलर है, स्कल्पा पे जाओ, तो इन फिलर्स की जो लास्टिंग होती है वो 2 साल होती है। इसी के बाद इसके साथ जैसे पीडियो थ्रेड्स हैं, उसकी लास्टिंग भी 2 साल। अच्छा, वो एक इंजेक्शन भी आया हुआ रंग गोरा करने वाला, क्या वाकई में उसमें कुछ ताकत भी है या ऐसे ही बस मिथ बना? बेसिकली वी कॉल इट ब्राइटनिंग इंजेक्शंस। और आप वो करते हैं, ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं? वी डू इट, लेकिन उन पेशेंट्स का जिनका कंसर्न हो, जिनके बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन टोन हो, मतलब अगर एक कोई बिल्कुल ही नीग्रो उसकी स्किन है या बिल्कुल वो ब्लैक स्किन है, उसको इंजेक्शन लगाए वो एकदम से गोरा हो जाएगा, क्या उसका रिएक्शन? बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली जो हमारा रंग होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारा जेनेटिक है ना, हमारा रंग वही रहेगा। लेकिन हाँ, विथ टाइम क्योंकि हमारा फेस डल हो जाता है, उसके ऊपर टैनिंग आ जाती है, तो उसको हम 1 से 2 टोन लाइट कर सकते हैं, बिल्कुल ही हम गोरे जिस तरह गोरा है। कोई टाइम पीरियड भी होता है, कुछ 6 महीने बाद दोबारा से हाँ जी, उसकी फिर मेंटेनेंस डोजेज होती हैं जो फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम उसको लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ग्लो फेशियल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है उन्होंने, पिंक कलर की, मैं अक्सर स्क्रीन पर देखती हूँ, पिंक कलर की बॉटल है और उसका नाम दिया गया है ग्लो फेशियल का या ग्लो किट का, और वो ड्रिप के थ्रू लगाया जाता है। क्या हमारे ब्लड के अंदर इस तरह की चीज़ों का इंजेक्ट किया जाना, ये हमारे लिए कोई हार्मफुल तो नहीं है? किसी किस्म की कोई डिजीज़ हो सकती है इससे? अच्छा, वी डू IV ब्राइटनिंग ड्रिप्स। ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंसर्न। जिस तरह पिंक बॉटल करी है, इट कैन बी फुल ऑफ वाइटामिन्स जो कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। इट कैन बी फुल ऑफ विटामिन C, ग्लूटाथायोन विच आर एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारी एजिंग को भी प्रिवेंट करते हैं। तो जैसे हमारा पेशेंट हमें जो भी कंसर्न बताता है अपनी स्किन का, हम उसके मुताबिक वो ड्रिप्स लगाते हैं। ठीक है। लेकिन आप सही कह रही हैं, इट कैन बी हार्मफुल अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उसकी डोज सही नहीं है जो कि पेशेंट के वेट के हाइट के मुताबिक होती है, हम उसको डोज एक कस्टमाइज उसको ड्रिप्स बना के देते हैं। और अगर वो बहुत ओवर डोज ले रहा है उन ड्रिप्स के, तो इट कैन बी हार्मफुल टू हिज हर और लंग्स और लिवर। बिल्कुल, ये इफेक्ट भी करते हैं। इफेक्ट कर ये जितने भी आप ट्रीटमेंट बता रही हैं, ये 1 टाइम ट्रीटमेंट है या आप एक बार करवा लें तो फिर आपको लाइफ टाइम वो करवाने पड़ेंगे, मतलब एक सप्लीमेंट की तरह पे? इस तरह होता है कि जब एक दफ़ा उसका कोर्स कंप्लीट करते हो, फॉर एग्जांपल 2 मंथ कोर्स है या 3 मंथ कोर्स है या सेशंस है, वो कंप्लीट करते हो, आपको फ़र्क आ गया। बिल्कुल। अब आपने उसकी अगर पोस्ट केयर नहीं करते, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते, अब आप सन एक्सपोजर लेते जाते हो, बाहर जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका स्किन टैनिंग आएगी, पिगमेंटेशन आ सकती है। तो उसके बाद फिर हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप मंथली या ईयरली उसकी एक मेंटेनेंस और बूस्टर डोज लेते जाओ। ठीक है। अच्छा, एंटी एजिंग की बात करते हैं कि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान की स्किन, पाकिस्तानी जो स्किन है, हमारी एशियन स्किन है, इसके ऊपर ज़्यादा हम देखते हैं कि आता है और बहुत जल्दी एंटी एजिंग शुरू हो जाती है। क्या उसका सन एक्सपोजर रीज़न हो सकती है, हमारी डाइट रीज़न हो सकती है, या फिर स्ट्रेस रीज़न हो सकती है? किस वजह से हम ज़्यादा जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाते हैं? जो आपने मेंशन किया, डाइट, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी एजिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। ओके। बेसिकली हर एक ने एज करना है।
एजिंग इज़ द नेचुरल प्रोसेस, हम इसको बिल्कुल रोक नहीं सकते, बट वी कैन एज इन अ हेल्दी वे एंड वी कैन एज ग्रेसफुली। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे जो हमारे स्किन कंसर्न्स आ रहे हैं विथ टाइम हम वो लेते जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्किन जैसे कि आपको अगर आम अल्फाज में देखा जाए, जो हमारी बोन होती है विद एज के साथ वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, उसके ऊपर मसल होता है वो भी श्रिंक कर जाता है, उसकी भी एट्रोफी हो जाती है, फिर हमारे फैट पैड्स आते हैं। थोड़ी मैं एनाटमी बता रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि एजिंग क्यों होती है और कैसे होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही बोन हमारे अंदर चली जाती है, हमारी स्किन और बोन के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। ऑब्वियसली जब गैप आ जाता है तो स्किन हमारी लटक जाती है। ठीक है। और अब लटकती क्यों है? क्योंकि उसमें से जो प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, वो कम हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली अब इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने वही ट्रीटमेंट्स लेने हैं, वही डाइट लेनी है और वही स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है जो हमारे कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स को बढ़ाएं। ठीक है। अगर हम ये ट्रीटमेंट्स नहीं लेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, वो कम होता जाएगा और हम एज से पहले ही ज़्यादा उम्र के दिखने लग जाएंगे। ठीक है। योगा इसमें कितना मददगार साबित हो सकता है एंटी एजिंग में? क्योंकि हम ये बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने ये देखा भी है और इसको स्टडी भी किया, तो थोड़ा सा क्योंकि हर लड़की का ये कंसर्न है, तो योगा करने से आपकी स्किन टाइटन होती है, आपकी बॉडी फिट रहती है, क्या ये करके भी हम यंग रह सकते हैं? अच्छा, इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब हम योगा करते हैं वी टेक डीप ब्रीथ्स, लॉन्ग ब्रीथ्स। ठीक है। अब हमारा क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे है, हमने मोबाइल पकड़ा होता है और हम अपना स्क्रीन टाइम देख रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि वी डोंट रियलाइज कि वी आर नॉट टेकिंग एनफ ब्रेथ्स, हम इतना सांस नहीं ले रहे होते हैं, जिसे स्क्रीन एपनिया भी इसे कहते हैं। अब ये मेन रीज़न होती है कि हम यानी डीप ब्रीथ्स नहीं ले रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम ऑक्सीजन का सही इनटेक नहीं कर रहे, हर वक्त स्क्रीन के सामने या कोई भी हमारा काम हो हम रियलाइज़ नहीं करते। अब इससे योगा एक्सरसाइज की आपने बात की, तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती है। वी टेक डीप ब्रीथ्स, हम स्ट्रेचेस करते हैं, हम अपनी बॉडी को यूटिलाइज करते हैं अच्छे वे में, तो इससे ऑब्वियसली स्किन टाइटनिंग जैसे इश्यूज। ठीक हो गया। अच्छा, जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात यंग रहना चाहते हैं, और जैसे जुनैद का भी बहुत कंसर्न है कि वो हमेशा गोरे, खूबसूरत, स्मार्ट नज़र आए, तो मेरे कंधे पे रख के आप चला रही, ठीक है। तो क्या उनको करना चाहिए? रूटीन किस तरह की फॉलो करें कि बस वो घर बैठे यंग रह सकें? और ये भी बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ जाता है, मतलब अगर कोई 50 साल का पेशेंट आपके पास आया तो आप उसको गारंटी देती हैं कि जी आधी उम्र हो जाएगी, या आपको लगता है कि 40 साल दिखेगी उसकी उम्र ट्रीटमेंट के बाद? ट्रीटमेंट के बाद, अच्छा, ये डिपेंड करता है। जैसे आपने घर में रह के आपने पूछा है, तो उसमें आपका वही डाइट आ जाती है, आपका लाइफस्टाइल आ जाता है और थोड़ा सा आपकी स्किन के प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। अब ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपने स्किन के प्रोडक्ट्स में कौन सी इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें लेनी है जो कि आपकी एजिंग को प्रिवेंट करेंगी, प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करेंगी। इसमें डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे कि हम रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटी का रेटिनॉल आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ये होता है कि रेटिनॉल एक ऐसा विटामिन ए का डेरिवेटिव है जो आपका कोलेजन, इलास्टिन को बढ़ाता है। अब घर बैठे आप ये चीज़ यूज़ कर तो सकते हो, लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी यूज़ करनी है, उसको कब इस्तेमाल करना है, वो आपका डॉक्टर बताता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम रेटिनॉल ले रहे हैं तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो ऑल्टरनेटिव डेज, हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, 2 दिन छोड़ के 1 दफ़ा रात को, और वो 0.2% से स्टार्ट करें। तो ऐसे ही आप मार्केट से अगर स्किन के प्रोडक्ट्स खरीद लें तो वो भी ठीक नहीं है। इसी तरह विटामिन सी है, वो भी एजिंग को प्रिवेंट करता है, वो भी हम मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक इन्फिनिटी ब्रांड है, उसका आप विटामिन रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो, और उसकी और भी क्रीम्स है जो कि एजिंग को प्रिवेंट करती है। थैंक यू सो मच बहुत डॉक्टर रुबाब।